नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत जल्द रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 का एग्जाम होने वाला है और हमारी कोशिश यह है कि एग्जाम से पहले मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट मॉक टेस्ट कराऊं जिसमें 30 यूनिक क्वेश्चंस और उनकी बेस्ट अप्रोच आपको मिल सके। इससे पहले मैं 3 एग्जाम पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। ये चौथा एग्जाम पेपर है मेरे भाई। आप हमारे चैनल पे जाइए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो यहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। और अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसके जो टॉप 100 टफेस्ट सवाल थे उनका मैंने सॉल्यूशन भी यहां पर करवाया है। ठीक है भाई, तो ये तीनों एग्जाम पेपर आप जरूर देखें। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट है, इनका कोई मुकाबला नहीं है मेरे दोस्त। सवाल भी और उनके सॉल्यूशन भी मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा, हर एक में आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। रेलवे के एसएससी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है जी, तो आज हम चौथा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। देखो, मेरे सवाल बता देने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कॉपी पेन लेके खुद से ना बनाओ। तो आपके सामने जैसे क्वेश्चन आएगा पॉज करके वीडियो को खुद भी सॉल्व किया करो मेरे दोस्त। कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है ना। इस चैनल पे जितना कंटेंट रेलवे का पड़ा हुआ है वो बिल्कुल प्रीमियम है मेरे प्यार, भी देख डालो। यहां एक ऐसी काम की प्लेलिस्ट है मेरे दोस्तों जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चंस, ये प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पे कोई दूसरी नहीं है। अभी तक रेलवे का जितना पेपर हुआ है मेरे भाई, रेलवे का एएलपी का पेपर हुआ है, आरपीएफ एसआई हुआ है, जूनियर इंजीनियर हुआ है, टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ है, एएलपी सीबीटी 2 हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है। ये मैंने सारे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे मेरे भाई, सारी वीडियोस को, तो यहां से डायरेक्टली आपको पेपर में सवाल मिलेंगे बट डाटा बदल के। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को देख डालिए मेरे दोस्तों, अभी भी समय है एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं चौथा एग्जाम पेपर। कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चे। पहला सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई है और चाप की लंबाई 5 इकाई है तो त्रिज्या खंड का एरिया क्या होगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर किसी सेक्टर की आपको रेडियस दिया, उसके आर्क की लंबाई दिया है, तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां जो चाप की लंबाई है वो कितना है, लेंथ ऑफ आर्क, वो है 16.2। नहीं, आर्क की लंबाई तो यहां पे 5 है ना, रेडियस यहां पे 16.2 है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है ना, बस ये एरिया आ गया। अब 2 से काटेंगे तो ये आपका 8.1, तो कितना आ गया प्यारे भाई, 40.5, 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था मेरे दोस्त। ठीक है ना, 1/2 L इंटू आर डायरेक्ट होता है अगर किसी सेक्टर की रेडियस और इसके आर्क की लंबाई दी है। आगे चलेंगे। एक डीलर ने 2107 रुपए में एक वाटर हीटर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 79% डिस्काउंट देने के बाद भी 89% का लाभ होता है। वाटर हीटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सवाल मेरे दोस्त, किसी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला, 100 - d अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, 79%, 100 - 79 21, प्रॉफिट कितना 89%, 100 + 89 189, ये आ गया। अभी तो कट गया 21 में 189, 1:9। ये सीपी से अंकित मार्क प्राइस का रेशियो आएगा, क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का। व्यापारी ने 2107 रुपए में वाटर हीटर खरीदा था, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट की वैल्यू 2107 रुपए। भाई आपसे पूछा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा तो 9 गुना, 9 7 63 और 21 में 189, 18963 रुपीज, 18963 रुपीज। इस सवाल का आंसर है, ये रहा चौथा ऑप्शन। ठीक है, आता ही है भैया ये वाला पैटर्न तो बहुत फेमस है। सवाल नंबर 3 देखिए, ए सम ऑफ ₹x अमाउंट्स टू 75867 इन 2.5 years at 12% per annum interest compounded after every 10 month. What is the value of x? जबरदस्त सवाल है ये। मान के चलो कोई भी रेलवे का पेपर हो, 2-3 शिफ्ट में सेम सवाल आ रहा है। आपने x रुपए इन्वेस्ट किए मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 12% वार्षिक है। कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 75867। तो
तो प्रिंसिपल क्या है, देखो 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीना, 30 मंथ। एक साल में 12 महीने, तो 2.5 गुणा 12 30 महीने। तो 30 महीने के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ब्याज जो है हर 10 महीने में मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि हो रहा है। अगर टोटल 30 महीने का समय है, ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया 30 महीना। आप बोलोगे जी सर, ब्याज बच्चों एक साल में 12% है, एक साल यानी कि 12 महीने, तो 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। अगले 10 महीने में 10%, अगले 10 महीने में 10%। तो स्टूडेंट जो आपको ब्याज मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा, ठीक है, 10-10-10 का सक्सेसिव। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है मेरे दोस्तों। यानी कि हर 10 महीने में आपको 1/10 ब्याज मिले। 1/10 का मतलब 10 रुपए 11 बन जाएंगे, 10 रुपए 11 बन जाएंगे हर 10 महीने में। तो 30 महीने में क्या होगा, पावर 3 कर दीजिए। तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब मेरे भाई 1331। यानी कि रेशियो आ गया प्रिंसिपल से अमाउंट का। आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 1331। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो जाता है, 75867, 75867 रुपीज है मेरे दोस्त, ठीक है जी। 000 तो आएगा ही, और एंड में आएगा भैया 7। ये वाला आंसर है, पता है क्यों, क्योंकि यहां ये 1 है, ये 1 से एंड में 7 कटेगा मेरे भाई। देखो ये 5 बार जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर ये 1 है, ये 7 है, पूरा तो कट रही है, तो 1 सत्ते 7 यानी कि 57 बार ही जाएगा। तो 1000 की वैल्यू भी 57 से गुना हो जाएगी, 57,000 रुपए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है x रुपए धनराशि आपने निवेश की है, वो 57,000 है। बेसिक सवाल है बच्चों, करो। चौथा सवाल है एलजेब्रा का। देखो दो संख्याएं p और m, उनका योगफल 12 है, पी क्यूब प्लस एम क्यूब 360 है, पीएम का मान बताओ। देखिए संख्याएं p प्लस एम बराबर 12 दिया है, पी और एम का योगफल। पी क्यूब प्लस एम क्यूब दिया है, पूछा है p इंटू एम। फॉर्मूला जानते हो क्या, आपको फॉर्मूला नहीं पता भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता आपको, पी क्यूब प्लस एम क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं पी प्लस एम की टर्म में, पी प्लस एम इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, पी प्लस एम इंटू ब्रैकेट में आएगा पी प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 3pm, पी प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 3pm। ये आ गया भाई, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब यहां पे पी क्यूब प्लस एम क्यूब जो है आपका 360 आ गया 360। ठीक बच्चे आप मेरी बात समझे, P प्लस एम कितना है 12 इंटू P प्लस एम है 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3pm। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, तो केवल आपको वैल्यू रखनी है, 12 से 360 30 बार कट जाएगा, ठीक है ना। माइनस 3pm ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 3pm 30 चला जाएगा राइट साइड में भाई, राइट साइड में 144 में से 30 घटाएंगे 114 है, तो pm कितना आएगा, 3 तिया 9 और 2 3 अट्ठे 24, 38 आ गया भैया। 38 इस सवाल का आंसर है थर्ड ऑप्शन। बताओ कर पाओगे तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए मेरे भाई, सवाल इस पे आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या है सवाल, ए सम ऑफ मनी बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 साल। कोई धनराशि 27 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खुद का 64 गुना हो जाती है, तो कितने समय बाद 512 गुना हो जाएगी। देखो कोई धनराशि खुद का 64 गुना हो जाती है, 64 टाइम्स हो जाती है 27 साल में। कितने साल में मेरे दोस्तों, 27 ईयर्स में। सवाल यह है बताओ वो धनराशि कितने समय बाद 512 गुना हो जाएगी भैया, 512 गुना होने में कितना समय लगेगा बताइए, बोलो। देखो यहां पे ब्याज की दर सेम है, क्योंकि ब्याज की दर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केसेस में सेम है। इसी ब्याज की दर से कोई धनराशि 64 गुना 27 साल में हो जाती है, 512 गुना कितने साल में होगी। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में चलता है, 64 क्या होता है मेरे दोस्तों, 8 का स्क्वायर, 512 है 8 का क्यूब, तो मेरे भाई यानी कि 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2 होने में 27 साल लगे, तो 8 की पावर 1 यानी कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, आधा, 27 का आधा 13.5 साल,
हर 13.5 साल में आपका पैसा 8 गुना होगा, है ना। यहां पे 8 की पावर अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों, समय क्या हो जाएगा आधा। अब 512 होता है 8 की पावर 3। 8 गुना होने में 13.5 साल लग रहे हैं, तो 8 की पावर 3, 8 गुना 8 गुना 8 गुना कितनी बार होगा? 3 बार। यानी कि 8 की पावर 3 होने में 13.5 का 3 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आएगा? 39 और 1.5, 40.5 साल लगेंगे, पहला ऑप्शन। 64 गुना 27 साल में अंडर रूट लिया तो 8 गुना आधा समय 13.5 साल में, 512 पावर 3, समय भी 3 गुना, 13.5 का 3 गुना 40.5 साल में। बस इतना सा सवाल था मेरे दोस्तों। ये ऐसे ही आएंगे। ये देखो रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। आप लोगों ने कितने बच्चों ने सवाल सॉल्व किया मेरे भाई प्रैक्टिस करते टाइम? बताओ। नहीं करते बच्चे सॉल्व, मैं मॉक टेस्ट के बहाने उन्हें करवा देता हूं। आपके सामने चित्र दिया गया है, बोला ए बी और ये लाइन है क्यू पी। ये पी है भाई, ये पी है। ये दोनों समांतर है। ए बी की लंबाई यहां पे दी हुई है आपको एक्स, ये ए बी एक्स है, ये पी क्यू एक्स प्लस 10 है, आर बी एक्स बाई 2 है, बी पी एक्स प्लस 1 है। तो आपसे पूछा है पी क्यू की लंबाई आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है। गजब क्वेश्चन है, गजब। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी उठा सकते हो, ऑप्शन से भी। मेरे भाई ये दोनों लाइन ए बी और पी क्यू पैरेलल है, तो यहां पे जो छोटा वाला ट्राइंगल है आर बी ए है भाई, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देखो ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है ही। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, संगत कोण। यहां पे छोटा बड़ा ट्राइंगल आर बी ए आर पी क्यू सिमिलर है। जब सिमिलर है तो संगत भुजाओं का रेशियो सेम होगा, करस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होगा मेरे भाई। क्लियर है? अब आप खुद देखना, ये साइड कितनी यहां से यहां तक x/2, ये पूरी साइड कितनी x/2 में x+1 जोड़ देंगे। ये आरबी कितना x/2 है मेरे दोस्तों, x/2। ये पूरी लेंथ कितनी है मेरे भाई? पूरी लेंथ। बड़े वाले ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड आरपी, तो x/2 में x+1 जोड़ना पड़ेगा। x/2 में x+1 जोड़ेंगे तो x/2 में x जोड़ेंगे 3x/2, 3x/2 प्लस 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में भाई छोटे ट्राइंगल में इस एंगल आर के सामने साइड क्या है? x। बड़े वाले ट्राइंगल में भाई इसी करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने, इसी एंगल के सामने x + 10, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए x से x तो कट ही जाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूं मेरे भाई तो ये नीचे का 2 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3x + 2, 1/3x + 2 बराबर 1/x + 10। यार ये तो जल्दी सॉल्व हो गया, क्वाड्रिक बनी नहीं यहां पर है। जब x से x तो कट ही जाएगा, 1/2 यहां से हम ले 3x + 2/2, 2 से 2 भी कट गया, यानी कि ये इक्वल आ गया। तो यहां से 3x मान से 2x बराबर आ गया 8, x की वैल्यू 4 आ गई, x ही 4 आ गया। आपसे पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा 4 आ गया, 4 + 10 14, तो 14 इस सवाल का आंसर है 14, सी ऑप्शन। थेल्स थ्योरम सिमिलरिटी का सवाल है मेरे भाई, गजब क्वेश्चन। आइए सवाल नंबर है 7, बनाओ। मजा आ रहा है? ऐसे शानदार शानदार सवाल अगर आपको बढ़िया लगते हैं तो पूरी वीडियो देखा करो और शेयर भी करो मेरे भाई, जिन बच्चों का पेपर है। क्योंकि जो हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं वो कहीं आपको दूसरी जगह तो मिलने नहीं वाले ऐसे। दो पॉजिटिव संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट 2 आता है, रिमाइंडर 147 आता है। दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4225 का एचसीएफ कितना है? बड़ी संख्या और 4225 का एचसीएफ। देखो यार ये सवाल ना ऑप्शन से भी हो जाएगा, मेरे को तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया। मान लो कोई संख्या आप सॉल्व करके निकालोगे n, और एक संख्या है 4225 दूसरी, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। आसान डाटा है इसलिए सवाल सॉल्व हो पाया, हमें इनका एचसीएफ निकालना है मेरे भाई।
तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो। अब 4225 आ रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा 4225 का फैक्टर होगा। 4225 एक ऑड नंबर है, तो एचसीएफ भी ऑड आएगा। 4225 16 से भाग नहीं होगा, 10 से भाग नहीं होगा, 11 से भाग होगा क्या? 4 2 6 5 2 7, 11 से भाग नहीं होगा। यानी कि 4225 जब इन तीनों से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो 13 से डिवाइड होगा, और 13 ही आ जाएगा मेरे भाई। 4225 का एक फैक्टर 13 दिख भी रहा है, यही आंसर है। ऐसे सवालों को करिए। सवाल नंबर 8 देखो, रेलवे ग्रुप डी का पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर आर। तो आपसे पूछा कॉट स्क्वायर बीटा का मान क्या है, और आंसर पी क्यू आर की टर्म में बताना है। गजब सवाल मेरे भाई, ये कितना अच्छा सवाल है रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए। बताओ, पी साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा आर, हमें कॉट पूछा है। कॉट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर बीटा होता है। देखिए साइन स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ यहां पे साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर दूं, अपने आप कॉस बनेगा, क्योंकि कॉस बटे साइन ही कॉट होता है, इसलिए मैं साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर रहा हूं। देखो अलग अलग डिवाइड करो, ये है पी, साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड करूंगा 1, प्लस क्यू कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड करूंगा कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा, बोलो हां, बराबर आर, बराबर आर। आर को साइन स्क्वायर बीटा से डिवाइड करूंगा तो आर कोसेक स्क्वायर बीटा, आर कोसेक स्क्वायर बीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। हमें कॉट स्क्वायर बीटा निकालने। कॉसेक क्या है? कॉसेक स्क्वायर बीटा क्या? कॉसेक का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर बीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो कोसेक स्क्वायर बीटा का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, आर से गुणा करेंगे तो आर प्लस आर कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर बीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा लिख दिया, आर से गुणा कर दी मेरे भाई अंदर, ठीक है। आर को इधर ले आते, पी माइनस आर, क्यू उधर चला जाएगा तो आर माइनस क्यू, यह आ जाएगा मेरे भाई कॉट स्क्वायर बीटा कॉमन। तो ये पी माइनस आर बटे आर माइनस क्यू आ गया, पी माइनस आर बटे आर माइनस क्यू इक्वल टू कॉट स्क्वायर बीटा। ये मेरा आंसर होना चाहिए, बताइए। पी माइनस आर बटे आर माइनस क्यू किधर है? ये है, पहला ऑप्शन ठीक दिख रहा है, पी माइनस आर बटे आर माइनस क्यू, खत्म। कितना बढ़िया सवाल है भाई रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 9 करो। 13 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है? ओके, यहां आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखो मैंने मान ली कि एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है और एक महिला की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। एक्चुअली यहां पे 2 केस दिए, दोनों से टोटल वर्क बराबर कर दो। 13 आदमी 3 महिलाएं काम कितने दिन में? 7 दिन में करेंगे। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, ये सेम उसी काम को 18 दिन में करेंगे। तो एक ही काम को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही केसेस से टोटल वर्क को इक्वल करना है बस। 13 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7। और मेरे भाई 5 मैन प्लस 6 वुमेन, 5 मैन प्लस 6 वुमेन सेम इसी काम को कितने दिन में करते? 18 दिन में करते, मल्टीप्लाई बाय 18। ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर ये बराबर तो होना चाहिए। अब यहां पे क्या आ जाएगा? देखो 13 सत्ते 91 एम और यहां 18 पंजे 90 एम। 91 एम और 90 एम का डिफरेंस ले लो, 1 एम बराबर 7 या 21 डब्ल्यू और 18 छिक्का 108 डब्ल्यू। तो 108 डब्ल्यू और 21 डब्ल्यू, तो 108 में से जब हम 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 87 डब्ल्यू, 87 डब्ल्यू। तो यानी कि कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है? 87। 87 वुमेन का काम एक आदमी के काम के बराबर है। तो 87 इस सवाल का आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था, केवल टोटल वर्क को बराबर करना था, आगे भी ज्यादा मेहनत नहीं है। सवाल नंबर 10 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। त्रिकोणमिति का लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। देखिए भाई ध्यान सुनिएगा, अगर एंगल का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 2,
तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखो एंगल का सम 90 है, 35 55 90, तो साइन 55 बराबर कॉस 35 1 हो गया। यहां देखिए एंगल का सम 90 है, तो साइन 11 कॉस 17 बराबर हो गया, ये भी 1 हो गया। अगर एंगल का सम 90 है तो मेरे भाई साइन ए इंटू सेक भी 1 होता है, कॉस ए गुणा कॉसेक भी 1 होता है। 27 63 90, एंगल का सम 90, तो कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 हो गया। तो 1 + 1 और माइनस का 2, 2 - 2 यानी कि 0 सवाल का आंसर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सवाल होता है, फटाक से सॉल्व। आइए सवाल नंबर 11 लेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 299 है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण पर डाले गए परपेंडिकुलर लंबों की लंबाई 11 12 है। विकर्ण एसी की लंबाई निर्धारित करें। विकर्ण एसी की लंबाई, बहुत सारे बच्चों को शायद इस सवाल का कंसेप्ट ना पता हो, इसलिए मैं इस सवाल का कंसेप्ट ही आपको बता देता हूं। ठीक है जी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्लियर है दोस्त? ये एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज का हमने सपोज ये डायगोनल खींच लिया मेरे दोस्तों, ये डायगोनल एसी, हमने डायगोनल एसी खींच लिया। अगर ये डायगोनल खींचा है तो सामने वाले वर्टेक्स बी और डी है, तो सामने वाले वर्टेक्स बी से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, मैंने मेरे दोस्तों ये डायगोनल खींचा और सामने वाले वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर डाला है और डी से परपेंडिकुलर डाला है, बोलो हाँ। अब बी से जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मान लीजिए ये हाइट है h1 और डी से जब परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री पर, ये हाइट है h2। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मैं आपको कंसेप्ट ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी चतुर्भुज में एक डायगोनल पर किसी भी एक विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से अगर लंब डाले जाएं तो इस चतुर्भुज एबीसीडी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1/2 डायगोनल एसी डायगोनल की लंबाई इंटू h1 + h2, h1 + h2 यानी कि इनकी हाइट्स का सम, अपोजिट वर्टेक्स से शीर्षों से जो लंब डाले उनकी लंबाई होगा योग। अब यहां पे चतुर्भुज का एरिया 299 दिया है, बराबर, ये पेपर में आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है ना, चित्र बनाना है, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया। डायगोनल एसी की लंबाई बतानी है, h1 + h2, एसी पर बी और डी से जो परपेंडिकुलर डाला उनकी लंबाई कितने, 11 + 12 23, तो 23 एकम 23 6 23 69 13 दूनी 26, तो यानी कि 26 आपके विकर्ण एसी की लंबाई आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, और ऐसा तो है नहीं कि आप रेलवे वाले हो तो आप एडवांस से जी चुरा लोगे ना भैया। एडवांस के 30 में से 14-15 सवाल तो आने ही आने हैं। ठीक है भाई, 2 सवाल स्टैटिक्स के आने हैं, बाकी 13-14 सवाल अर्थमेटिक मैथ के आने, यही वेटेज है। तो एडवांस मैथ चलता है फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला याद करने के लिए ये वाली किताब है मैथ्स कंसेप्ट की। अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं, मान लो किसी बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं होता, क्या ये सवाल कर पाता? नहीं कर पाता बेटा। ठीक है, फिर फॉर्मूला बनाता वो खुद से, इतने तो बुद्धि नहीं है पेपर में कि आप इतना टाइम हो। तो ये बुक आप मंगा लीजिए भैया, इसमें आपको सारे फॉर्मूला लिख जाएंगे, कम से कम आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवालों को फटाक से बना पाओगे। फ्लिपकार्ट पे मिलेगी ये बुक आपको जी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, सवाल यह है कि राहुल के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने पाया कि 17 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो 9 और 5 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता, 80 बच्चों में, तो एक भी कंचा शेष नहीं बचता, एक भी कंचा। राहुल के पास स्टार्टिंग में जितने कंचे थे उनकी संख्या इसमें से किसके बीच हो सकती है? राहुल के पास स्टार्टिंग में जितने कंचे थे उनकी संख्या किसके बीच हो सकती है? यह सवाल है मेरे भाई। बेसिक आना चाहिए। आप ऑप्शन से कितनी भी हवाबाजी कर लो, बहुत अच्छी बात है, वो तेल लेने चला जाता है। बेसिक आना चाहिए। राहुल के पास कुछ कंचे थे,
उन कंचों को जब 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तो 17 कंचे बच गए। 19 और 15 में बराबर बराबर बांटा गया तो 9 और 5 कंचे बच गए। जब 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। ये 80 बहुत आसान नंबर है। अगर 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता तो कोई भी कंचा शेष बचता नहीं है। राहुल के पास स्टार्टिंग में जो कंचे थे उनकी संख्या किसके बीच हो सकती है? ये सारे दोस्तों यहां पर ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस के बीच ज्यादा गैप है नहीं। ये सारे ऑप्शन मेरे दोस्तों 5100 के नजदीक है, 5100 के आसपास है। तो 5100 के नजदीक आप ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 80 से कटता हो। 5100 के नजदीक 8 का क्यूब 512, एक जीरो चुपका दो, 5120। 5120 ही ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो 80 से कटेगा इस रेंज के आसपास, और 5120 आएगा सेकंड ऑप्शन में। इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। कुछ लिखना पड़ा क्या? ना लिखना पड़ा बेटा, बुद्धि चलती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता के अपना पल्ला झाड़ लूं तो मैं आपके साथ गलत काम कर रहा हूं। अगर रेंज बढ़ा देता, यहां सो 20-20 की रेंज है, 500 की, 1000 की रेंज कर देता तो बनाना पड़ जाएगा। तो मेरे भाई बेसिक आना चाहिए। सवाल का मीनिंग यह है कि राहुल के पास कुछ कंचे हैं। अगर 27 कंचों हर बच्चों को, उन कंचों को जब 27 बच्चों के बीच बांटा जाता है तो 17 कंचे बच जाते हैं। क्लियर है? रिमाइंडर 17 होता है। अगर 19 बच्चों में बराबर बराबर वो बच्चे कंचे बांटे जाते हैं तो 15 कितने कंचे बच जाते हैं? 9 कंचे बच जाते हैं। अगर उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है तो 5 कंचे बच जाते हैं। तो बताइए कंचों की संख्या क्या हो सकती है? ठीक है जी। तो मेरे भाई देखो यहां गैप सेम है, 27 17 का गैप सेम है 10, 19 और 9 का गैप सेम है यहां पे 10, 15 5 का गैप सेम है मेरे प्यारे भाई 10। तो कंचों की जो संख्या होगी वो होगी इनका एलसीएम। एलसीएम लीजिए 27 19 और 15 का एलसीएम। 27 19 और 15 में बांट रहे हैं ना, 27 19 15 से डिवाइड कर रहे हैं। 27 और 15 का एलसीएम तो 135 आ जाएगा। बहुत बेसिक सा नंबर है। 27 पंजे 135, 15 निम्मा 135। 19 नहीं आया तो 19 से गुणा और करेंगे मेरे भाई, 19 से गुणा और करेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 135 गुणा 20 2700 से 135 कम करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यह आ जाएगा 2565, 2565। 2565 27 19 15 तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर है, लेकिन वो नहीं चाहिए। इन तीनों से डिवाइड करने पर -10 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाई के रिमाइंडर हवर -10 आना चाहिए। ये वो नंबर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, ये वो नंबर आ गया जिसको चाहे 27 से या 19 या 15 से डिवाइड करो -10 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन मेरे भाई के का मान कुछ भी हो सकता है। सवाल बोला है 80 बच्चों में अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो कोई कंचा नहीं बचना चाहिए। यानी कि यह नंबर ऐसा लेना है कि 80 से पूरा पूरा डिवाइड हो। यह नंबर ऐसा लेना है कि 80 से पूरा पूरा डिवाइड हो। वैसे रेंज के हिसाब से के की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां रेंज है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 5000 के करीब दे रखे हैं। ये नंबर 5000 के करीब कब आएगा? जब के का मान आप 2 पुट करोगे। अगर के का मान 2 पुट करोगे तो नंबर जो आ जाएगा 2565 का दुगना 5130 -10, यानी कि 5120 आ जाएगा नंबर। बोले यस? ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, रेंज के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से टुकुर टुकुर देख लिया मेरे दोस्तों। आप अगर और जानना है कि भैया के निकालेंगे कैसे, भाई इस नंबर को 80 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसको आप 80 से डिवाइड करो, 80 से, तो 2480 से कट जाएगा, 2400 कट जाएगा, बचेगा 165 के। 165 में 160 भी 80 से कट जाएगा, बचे 5 के -10। यानी कि इस नंबर को जब मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर बचेगा, जबकि 80 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो यानी कि के की जगह 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 -10 0 हो जाएगा। तो के का मान 2 रखेंगे, संख्या आ जाएगी 5120, और जो सेकंड ऑप्शन के बीच में है। ये इसका मेथड है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 13। ए एक काम को 57 घंटे में कर सकता है, बी और सी 28 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 19 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो वैसे तो मैं सवाल समझ गया। ए किसी काम को 57 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर उस काम को 28 आवर्स में करते हैं, ए और सी मिलकर
19 घंटे में करते, 19 घंटे में। तो बी अकेला वो काम कितने समय में करेगा, यही ना सवाल है। तो 57 में आता है 19, 19 से कटने वाला नंबर ही आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है जी, 19 7 और ये मेरे दोस्तों 7, ये 19 से कट रहा है, ये आंसर होगा। करके देख लेना, चाहें करके देख लेना, ये वाला आंसर होगा मेरे दोस्तों। पर ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं ये कर बता के निकल जाऊं, मुझे बताना पड़ेगा कि बेसिक मेथड क्या है, क्योंकि एलसीएम जो लोग है, एलसीएम में 19 आएगा, 19 ही बचेगा बेटा। 19 का मल्टीपल होना चाहिए, नंबर 19 से कटता, 19 से 152, 7 तो 19 76। अब भैया अगर ये सवाल बनाना है भी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो 57 और 19 का एलसीएम 57, और मेरे प्यारे भाई यहां 28, 57 में 28 तो आता नहीं, 28 से भी गुणा, तो टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 57 गुणा 28। दिस इज द टोटल वर्क। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 57 घंटे में काम करता है, एक घंटे में कितना काम करेगा, 28। एफिशिएंसी निकाल लो, ये काम 28 घंटे में करते हैं, एक घंटे में कितना करेंगे, 57। ठीक है, ए और सी 19 घंटे में काम करते हैं, एक घंटे में कितना करेंगे, इसको 57 गुणा 28 को 19 से भाग करेंगे, 19 से 57 84 आ जाएगा, 84। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी, देखो ए की एफिशिएंसी 28 है, ए प्लस सी की 84 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 56। बोलो, सी की 56 है, बी प्लस सी की 57 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। तो बी की एफिशिएंसी निकाल ली बेटा 1, यानी कि बी काम करेगा ये वाला एक एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, /1 ये समय लगेगा। 7 8 56, एंड में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ये सॉल्व भी हो गया। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो 3 अल्फा और 3 बीटा रूट वाला इक्वेशन ज्ञात करो। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, आपसे पूछा है उस इक्वेशन का वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो रूट का सम क्या आएगा, रूट का सम आना चाहिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, रूट का सम माइनस का बी बटा यानी कि 6, 18 ये आएगा। ठीक है, यानी कि रूट्स का सम आना चाहिए 18, तो यहां पे रूट का सम यहां 18 है, यहां 18 हम 15 हो जाएगा, गलत हो गया। रूट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा यहां पे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या आएगा मेरे भाई, यहां से रूट का इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है ना, तो यहां से रूट का प्रोडक्ट आएगा सी बटा यानी कि -5, तो 9 गुणा -5 यानी कि -45 रूट्स का प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहां से रूट्स का प्रोडक्ट बनेगा -48, यहां से बनेगा -45, ये आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आओ, 5 सॉलिड क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम है 5,92,704 सेंटीमीटर क्यूब, को एक दूसरे से जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो आपसे पूछा है इस क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया, वो भी 5 क्यूब्स नहीं क्यूबॉइड का। अच्छा, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताना है यार, गजब सवाल। बताओ बच्चे, देखो दोस्त, 5 सॉलिड क्यूब्स हैं जिनमें हर क्यूब का वॉल्यूम 5,92,704 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इस क्यूब की साइड कितनी होगी, इसका क्यूब रूट लेंगे मेरे भाई 4। 4 कब आएगा मेरे दोस्तों, बताओ किसका क्यूब करने पर 4 आता है, 4 का क्यूब 64, 4 लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दो मेरे भाई, 592 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है मेरे दोस्तों, 592 से जस्ट छोटा है परफेक्ट क्यूब नंबर 8 का क्यूब आ जाएगा जी 512 यानी कि 84। तो क्यूब की साइड 84 सेंटीमीटर आ गई, 84। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 84 आ गई है। आंसर भी मेरे दोस्तों अब आपका यहां पे ये आ जाएगा, खत्म। सोच लिया हमने, आप सोच पाए क्या इतनी देर में। देखो 5 क्यूब से मेरे भाई, ऐसा समझो कि 5 क्यूब से उनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो एक बात समझिए मेरे दोस्त, यहां पर बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, कि जैसे मेरे भाई, जैसे कि ये 5 क्यूब्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन क्यूब्स को सटा के रखा गया और एक लंबा क्यूबॉइड बना दिया।
इसमें से हर क्यूब की ये साइड 84, 84, ये 84, ये 84, ये 84, ये 84, तो यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 84 का 5 गुना 420 आ जाएगा ना, 420 है भाई, ये लंबाई 420 आ जाएगी। चौड़ाई तो नहीं बदलेगी, चौड़ाई 84 ही रहेगी मेरे प्यार भी, क्यूब की साइड के बराबर। हाइट भी मेरे दोस्तों 84 रहेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि जब मैं क्यूब को सटा के रखूंगा तो केवल लेंथ बढ़ती है, हाइट और चौड़ाई नहीं बढ़ती है, तो ये आएगा। अच्छा, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछा। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। पहले देख लिया था मैंने, 4 से कटने वाला नंबर आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते थे, यही आंसर होगा कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 420 प्लस 84 कितना आ जाएगा, 504 इंटू एच, एच कितना आएगा 84, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 84 में 4 आ रहा है, 4 से कटने वाला तो आना ही था, 2 चौक 8, 2 चौक 8 चौक 32, एंड में 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिए बच्चे, एक टैप जो है एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा टैप इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है, कितना समय लगेगा एक टैंक को कंप्लीटली भरने में अगर टैंक एम्प्टी है। अच्छा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, एक 14 घंटे में भर सकता है मेरे भाई, और दूसरा 18 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा भरने में, सीधा शॉर्टकट होता है, 14 गुणा 18, भरने वाला है खाली करने वाला, तो नीचे डिफरेंस आएगा, 14 और 18 का डिफरेंस 4, ठीक है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 7 बार 9 बार, 7 दाम 63 घंटे, सीधा आंसर आ गया 63 आवर्स, ऑप्शन नंबर है यहां पर पहला। आगे चलेगा, किसी सर्कल में एक जीवा की लंबाई 12 है, सर्कल के सेंटर से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 है, सर्कल की रेडियस बताओ। हालांकि इस सवाल में डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, पर आप समझो बेटा, समझो, मैं बिल्कुल आपको गधा मान के बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है ना आता है वैसे, आपको बढ़िया बालक हो। एक सर्कल की जीवा की लंबाई 12, सर्कल का सेंटर है, अब सेंटर से जीवा तक की ये लंबवत दूरी कहलाती है 5, ये लंबवत दूरी 5 है। आपसे पूछा रेडियस, लंबवत दूरी का मतलब सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जीवा बाइसेक्ट हो जाएगा आधा आधा, अगर जीवा की लंबाई 12 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 6 सेंटर से कॉर्ड पे लंब बाइसेक्ट करता है, ये सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस बनेगी, और ये रेडियस कैसे आएगी, 90 डिग्री का एंगल है पाइथागोरस से, √5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 25 प्लस 36 61, √61 आएगा। √61 मतलब 8 से जस्ट छोटा, 8 से हल्का सा छोटा, यही वाला आएगा ना, यही वाला आ जाएगा। 8 का वर्ग 64 होता है ना, तो 61 का रूट 8 से छोटा 7 से बड़ा आएगा। ठीक है जी, आगे चलते 18वां सवाल, 18वां करो। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 आदमी को ओवरटेक करती है। पहला आदमी 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा आदमी 30.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। तो पूछा रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, दोनों आदमी रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं। गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल। देखो यहां पर भी 2 केस दिए हुए हैं, दोनों केस से इक्वल कर देना। मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर माना है मैंने, यानी कि आपको केवल s का मान निकालना है, सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब रेलगाड़ी की ही सेम डायरेक्शन में 2 आदमी चल रहे हैं, रेलगाड़ी की ही सेम डायरेक्शन में 2 आदमी चल रहे हैं। एक आदमी चल रहा है कितना, 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा चल रहा है 30.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रेलगाड़ी पहले आदमी को 19.8 में और दूसरे को 25.8 सेकंड में क्रॉस करते रेलगाड़ी की चाल बताओ। मेरे भाई जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस, खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। जब भी मेरे प्यार भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस मेरे प्यारे दोस्तों क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ। रेलगाड़ी इस आदमी को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड होगा s माइनस 12.6 और टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्तों 19.8 सेकंड। आया। अब रेलगाड़ी दूसरे आदमी को पार करती है, इसकी स्पीड कितने 30.6 किलोमीटर पर आवर, कितने समय में पार करती है 25.8 सेकंड में पार करते हैं, 25.8 सेकंड में। ये दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल होनी चाहिए।
देखो यहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम सेकंड में है, पर बराबर करेंगे तो यूनिट्स तो कट ही जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई 198, 2 5 7 और 8 15, और मेरे भाई ये तो 3 से ही कट रहा है अभी, ये 66 बार, और 3 से कटेगा, 3 अट्टे 24, 3 से क्या 6 से कट जाएगा भाई, 6 से काटेंगे 33 बार, और 6 से 6 चौक 24 और एक 6 तिया 18, 43 बार। हमें एस का मान निकालना है ना मेरे भाई, एस का मान अपन को निकालना है, तो यहां से गुणा होगी 33s, ये 43s, डिफरेंस आएगा 10s, डिफरेंस आएगा 10s। ये कहेगा 43 की 30.6 में गुणा, तो 43 गुणा 30.6, और मेरे प्यारे भाई ये 33 और 12.6, 33 गुणा 12.6, इनका डिफरेंस आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, माइनस इनका डिफरेंस आपको लेना है। 30.6 गुणा 43 ये इधर आ जाएगा, और ये 12.6 गुणा 33 ये 10s होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को ये करना है, देखो मेरे भाई, या तो आप यहां पे सीधा देख लो कि आंसर 9 का मल्टीपल आएगा और 90 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि देखिए 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि हो जाएगा 4.3 और ये 3.3, ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, इसका मान आ गया। बट अगर मैं देखूं ये नंबर 9 का मल्टीपल है, 6 3 9, ये 6 2 8 1 9, 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, इनका डिफरेंस भी 9 का मल्टीपल आएगा। 9 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, ये कट रहा है 90, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन की यहां पे जरूरत पड़ेगी नहीं दोस्त आपको। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलेंगे। x और 368 के बीच मीन प्रोपोर्शन 276 है, तो x का मान क्या होगा? देखो दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, x और 368 का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होता है। ये आ जाएगा मेरे भाई बराबर 276 के दिया है, 276 के। पूछा x का मान क्या होगा, तो आप यहां पे दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 276 गुणा 276 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं करूंगा कैलकुलेशन, इकाई का अंक मैच करूंगा। यहां देखो 6 चिंग 36, 6 हो रहा है, अभी एंड में 6 आ रहा है, तो यहां मेरे दोस्तों 8 की किस में गुणा करे, 6 आया, 8 7 63, 8 5 40, 8 नाम 72 और 8 मट्टू 64। कुछ गड़बड़ है क्या? x गुणा 368 बराबर 276, 6 का स्क्वायर 36, 6 आ रहा है, तो 8 7 56, 6 तो आ गया, सॉरी 207 में आएगा, यही आंसर है। 8 7 56, 6, 8 45 और 8 नाम 72, 2 8 8 64 4, यानी कि जब 207 में गुणा करेंगे तो यूनिट 6 मैच करेगा दोनों साइड का। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला, एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, अगर इस प्राइस के 40% पर बेचा जाए तो 50% का लॉस होगा। x रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? क्या ये सवाल किया हुआ नहीं है आपका? ये सवाल रेलवे में पहले पेपर से आ रहा है मेरे भाई। एक वस्तु को x रुपए में बेचा, अगर इस प्राइस के 40% पर बेचा जाए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, बटे 5 आ रहा है। मैंने मान लिया कि एक वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाता है, मैंने x की वैल्यू 5 रुपए मान ली कि मान x का मान 5 रुपए। तो जब सामान को 5 का 40%, 5 का 40% यानी कि 2 में बेचा जाता है तो 50% का लॉस होता है। देखिए सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी क्या होता है? 100%। 100 पे 50% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 50% में बिका। अगर x रुपए में बेचा है, x की वैल्यू 5 है, अगर 5 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? 2 की वैल्यू 50% है, 25 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 25 गुना होगी, सामान 125% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 125% में बिकेगा, 25% एक्स्ट्रा में, यही आपका लाभ होगा। खत्म सवाल। आगे चलिए 21वां। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का प्राइस है, एवरेज प्राइस, सॉरी, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस 15,255 है। उनके मूल्य 3 5 7 के रेशियो में सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य आ जाएगा 3 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते भाई, अगर आपको 3 फर्नीचर का एवरेज प्राइस दिया है, रेशियो दिया है, उनका प्राइस का रेशियो 3 5 7 है, तो इनका भी एवरेज निकाल लो।
3 5 7 लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इनका एवरेज बीचों बीच की संख्या आ जाएगी 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट की ही वैल्यू सवाल में डायरेक्ट 15,255 रुपए दिए 5 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा सबसे सस्ती यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए मेरे भाई, तो 5 दिया 15, 0 5 25 25 ये 1, तो आ जाएगा 9,000 के करीब। ये वाला आंसर है पहला ऑप्शन, 9,000 के करीब आंसर आ जाएगा। आगे चलिए बच्चे, सिंप्लीफाई करो, त्रिकोणमिति का सवाल आ गया आपके सामने। अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। कुछ नहीं करना, रूट के अंदर है भैया, रूट के अंदर ही एलसीएम ले लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो रूट 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए, रूट से रूट हट जाता है, रूट 1 माइनस साइन ए की रूट 1 माइनस साइन ए में गुणा होगी तो 1 माइनस साइन ए, ये साइन से साइन कट जाए, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक अंडर रूट कॉस है, तो 2 बटे कॉस से आएगा 2 sec ए। ठीक है जी, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 23वां देखिए, सोहित और रोहित के पास 17-14 के अनुपात में एक धनराशि है, वे अपनी धनराशि 12-8 के अनुपात में किताबों पर खर्च करते हैं। पुस्तक खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3392 रुपए बचते हैं, हर एक के पास। सोहित के पास स्टार्टिंग में कितनी धनराशि थी, सोहित के पास, बहुत बढ़िया। देखिए यानी कि यहां डिफरेंस सेम करना है, दो लोग हैं सोहित और रोहित, उनके पास इनिशियली 17:14 के रेशियो में पैसा है। सवाल पूछा सोहित के पास स्टार्टिंग में कितनी धनराशि थी, सोहित के पास थी 17, 17 का मल्टीपल भी ऑप्शन में से चेक कर सकते, 17 का मल्टीपल जो 17 से कट गया वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब दोनों ने किताबों पर पैसा खर्च किया, ठीक है मेरे भाई, वे अपनी धनराशि 12-8 के अनुपात में किताबों पर खर्च करते हैं और उनमें से हर एक के पास 3392 रुपए बचते हैं। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो सोहित के पास स्टार्टिंग में कितनी धनराशि थी, देखो ये तो कट गया ना 12-8, तो किससे, 4 से कट गया, 4 3 12 4 दूनी 8, उन्होंने पैसा 3-2 के रेशियो में खर्च किया और हर एक के पास सेम अमाउंट बचा। तो मेरे भाई एक बताओ, 17 में से 3 खर्च किया बचा 14, 14 में से 2 खर्च किया बचा 12, डिफरेंस तो सेम ही नहीं है, सेम करना पड़ेगा। तरीका क्या है, 17-14 का डिफरेंस है 3, 3-2 का डिफरेंस 1, ऊपर 1 से गुणा करते हैं, नीचे 3 से गुणा करते हैं। डिफरेंस को सेव करना तो रेशियो से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6 आएगा 9 6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब आप देखो सोहित के पास 17 था जिसमें से 9 खर्च किया, तो बचा कितना मेरे प्यारे भी, 8 बचा। रोहित ही नाम है ना, 14 में से 6 खर्च किया तो बचा कितना, 8, दोनों के डिफरेंस सेम हो गया, 8 8 यूनिट। सवाल में 8 की वैल्यू यहां पर 3392 रुपए दी है मेरे भाई, 3392 रुपए, 3200 होता 400 बार जाता, 192 जाएगा मेरे भाई 24, 424, 424 टाइम्स। तो सोहित के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 17 यूनिट, 17 की वैल्यू भी यहां पर 424 गुना होगी, तो एंड में आएगा 7 चौक 28 यानी कि 8। ठीक है जी, और 17 की 424 में आप गुणा करेंगे तो ये दोनों तो है नहीं बिल्कुल भी आंसर, इन दोनों में से एक आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, 24 में 4 आता है, 4 से कटने वाला आएगा, 18 नहीं कट रहा, 4 से ही वाला आंसर है सेकंड। ओके, 23 नंबर सॉल्व हो गया, बेसिक सवाल था। सवाल नंबर हम लेंगे यहां पर 24 मेंसुरेशन का। एक बेलन का आयतन 5852 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी हाइट 38 सेंटीमीटर है, ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या है, अपना आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताओ, ये है और ये काफी नजदीक है। जब सवाल में कहता है ना अपना आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताओ, तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सारी हवाबाजी धरी रह जाती है मेरे भाई। वहां केवल आपकी रियल कैलकुलेशन टेक्निक, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक ही काम आती है। एक सिलेंडर का आपको वॉल्यूम दिया है और उसकी हाइट दी है,
पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो पहले आप यहां से रेडियस निकालो। पाई का मान 22/7 बोला है ना। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, 22/7 r स्क्वायर इंटू हाइट h यहां पे 38 है, बराबर 5832। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, अभी 5852 है, तभी तो कहें कट कैसे नहीं रहा ये 5852 है। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, एक बचेगा 0, 19 अट्ठे 152। ठीक है जी। 22 दूनी 44, 44 से कट जाएगा भैया पूरा का पूरा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 सत्ते 49। तो रेडियस तो यहां पे टपाक से 7 आ गई, रेडियस आ गई 7 बिना किसी ज्यादा दिक्कत के। आपको निकालना है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो क्या बच्चों आप लोगों को सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं आता? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr ब्रैकेट में h+r। अब आपको यहां पर केवल वैल्यू रख देनी है। ठीक है जी। अब 2πr तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं मेरे भाई, कि मुझे कंसेप्ट पता है ये 2πr होता है सरकमफ्रेंस। अगर रेडियस 7 है तो 2πr आपकी 44 होती है मेरे दोस्तों। h+r, h यहां पे आपका 38 है, r 7 है, 38 + 7 कितना आ जाएगा 45। यानी कि सवाल के आंसर एग्जैक्ट नहीं है मेरे दोस्तों, इस सवाल के आंसर तो मतलब अप्रोक्स नहीं है, एग्जैक्ट है। 44 गुणा 45 हो रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि एंड में 0 आ रहा 1980। 45 का 4 गुना 1800 प्लस 180 1980। लग रहा है कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में इसमें भी यही कॉपी कर दिया, निकटतम पूर्णांक तक बताओ। आंसर तो एग्जैक्ट आ रहा है 1980। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर देखेंगे 25वां। फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच सेटिस्फाई दिस। m का मान बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो मेरे भाई, सेम बेस होना चाहिए। यहां पे एक ही बेस है 29/4, लेकिन ये उल्टा है 4/29, ये 4/29 है। यहां पे ना बेस को सेम करो मेरे भाई। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे a/b लिखा हुआ है, इसकी पावर है n। अगर आप फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे, a/b को उल्टा करेंगे b/a, तो पावर जो है -n हो जाएगा, यही है। अब जैसे यहां पे राइट साइड में 4/29 है, तो यहां भी हम 4/29 बेस बनाने की कोशिश करते हैं। 4/29 बेस बनाएंगे, लेकिन ये तो 29/4 है, तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये कितना है 4/29, गुणा में पावर जोड़े जाते हैं 2। यहां भी उल्टा करना पड़ेगा, 29/4 को 4/29, तो नेगेटिव हो जाएगा -4 है, बराबर राइट साइड में 4/29 की पावर 9m+7, 9m+7। तो घबराना नहीं है मेरे दोस्तों इस सवाल में, ये कंसेप्ट जिंदाबाद। अब दोनों तरफ लेफ्ट साइड से राइट साइड से बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो यहां पर पावर भी सेम होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा? तो 11 3 14, और ये मेरे दोस्तों आपका -12 आ जाएगा, बराबर 9m+7। तो बड़ा गंदा सा आंसर है, -19/9, -12 से -19/9, ये m की वैल्यू आएगी यार। ठीक है, -19/9। लेटेस्ट एनटीपीसी के पेपर में आया है 26वां सवाल। यदि किसी संख्या का 66% किसी दूसरी संख्या के 5/7 भाग के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b। ढेरों सवाल ऐसे आए हैं। किसी संख्या का 66%, 66% मतलब 66/100, 66% मतलब 66/100 दूसरी संख्या के 5/7 के बराबर है, एक अन्य संख्या के 5/7 के इक्वल है। मैंने इक्वल कर दिया मेरे भाई। बताइए, संख्याओं का रेशियो आपसे पूछा है a/b, तो 2 से तो कट ही रहा है ना, 33 ये 50, तो 50 पंजे 250, 250 आएगा, ये वाला आंसर है। 50 की 5 में गुणा 250, और 33 की 7 में मेरे दोस्तों ना, 33 की 7 में 210 और 231, 231। अगला सवाल करेंगे मेरे भाई 27 नाव और धारा का। ए बोट टेक्स 83 मिनट्स टू गो 33.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि नाव को धारा के विपरीत 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर टू दैट स्पीड ऑफ स्टीम 8:5, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 8:5 है। तो पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा नाव को 47.1 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। टाइम आपको निकालना है तो आपको अप स्ट्रीम भाई और डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता करनी पड़ेगी। सवाल में बोला है कि एक नाव को 33.2 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में 83 मिनट लगते हैं। तो भैया स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। अभी 83 मिनट है तो मिनट को अपन को क्या करना पड़ेगा? घंटे में बदलना। अरे चाइनीज सामान चल जल्दी से। 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट्स लगते हैं। तो 83 को आप लोग आवर्स में बदल लीजिए, मिनट को आवर्स में, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0 से डेसिमल उड़ जाएगा ऊपर। ये 83 से भाई ये तो कट गया 4 बार, यानी कि 4 6 24। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मेरी बात समझी? आप बोलोगे हाँ सर। अब हमें निकालनी यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो यहां पे x से y का रेशियो 8:5 है। देखो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, यानी कि 8 माइनस 5। 3 की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, यानी कि 13। अगर 3 की वैल्यू 24 से 8 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 104 किलोमीटर पर आवर। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, है ना। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहले अपस्ट्रीम की स्पीड निकाली। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, 8 माइनस 5, 3 की वैल्यू 24 है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 x प्लस वाई, 8 प्लस 5 13 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 104। अब सवाल सॉल्व हो गया। आपसे क्या पूछा? टोटल टाइम पूछा है। अब 47.1 किलोमीटर जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना समय लगेगा, प्लस आप जाओगे 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितना? 104 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये समय लगेगा। समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। टोटल टाइम कितना लगेगा? जोड़ दीजिए मेरे भाई। अब बताओ, करेक्ट 5 7 12, 3 से तो कट ही जाएगा मेरे दोस्तों 8 बार, और ये 15.7, ये किससे कटे? 104 होता है, 13 अट्ठे 13 से कटेगा भाई, 13 चौका 52, 13 तिया 39, और ये 13 अट्ठे 104। 15.7 में 4.3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 1 20 बटे 8, और 20 बटे 8 आ गया जी 5 बटे 2, यानी कि 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स का समय लगेगा। यह आंसर है। ये एक कैलकुलेटिव टाइप है जो बहुत आया था इस बार रेलवे एनटीपीसी के पेपर में। इसी तरीके से करना आप लोग, ठीक है। चलो 28वां, difference between compound interest compounded annually and simple interest for 3 year is 186 रुपये 10% पर एनम इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल इज, देखो अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1% याद होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल में 21% ब्याज, 3 साल में 33.1% ब्याज, 4 साल में 46.41% ब्याज होगा। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%, ब्याज की दर 10% है, सिंपल इंटरेस्ट 30%। इनका डिफरेंस आएगा 3.1%, जबकि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपए है। 186 रुपए के बराबर आ गया। आप बोलोगे यस सर, डेसिमल से यहां 0 बढ़ जाएगी, तो 1% कितना आएगा? 31 छिक्का 60 आ गया। 100% कितना आएगा? 2 0 चुपका दो, यानी कि 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आ गया मेरे प्यारे दोस्त, आपका मूलधन खत्म। आसान सवाल है। व्हाट इज द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा? इस डाटा का मोड या बहुलक बताओ। देखो मैं हर जितने भी एग्जाम पेपर बना रहा हूं उसमें 2 सवाल स्टैटिक्स के डाल रहा हूं, और आपको भी मेरे भाई स्टैटिक्स आनी चाहिए। आपके एग्जाम में 2 सवाल आएंगे। मैंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करना स्टैटिक्स बाय गगन प्रताप, 4 घंटे की क्लास है, पूरा स्टैटिक्स उसमें पढ़ाया है मेरे दोस्त, हर चीज। अब देखो मोड या बहुलक क्या होता है? किसी भी जैसे आपके सामने ऑब्जर्वेशन आंकड़े दे रखे हैं, इनमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो आपका बहुलक कहलाएगा मेरे भाई। तो जैसे ऑप्शन इन्हीं को चेक करो। 49 कितनी बार आ रहा है? 1, फिर ये 2, ये 3, और ये आखिर में 4। 49 4 बार आ रहा है। 43 कितनी बार आ रहा है? 43 43 दो ही बार आ रहा है, यानी कि 43 बहुलक नहीं है। 54 1 2 1 2, फिर आगे 54 नहीं, 54 भी मेरे दोस्तों 2 ही बार आ रहा है। 52, ये 52 52 52 भी 2 ही बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा यहां पे 49 आ रहा है 4 बार, यही बहुलक हो गया, बात खत्म।
ऐसे चेक कर लिया करो ऑप्शन से मेरे भाई, ठीक है ना। ये बहुलक निकालना आ गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 30। सवाल है, अगर इस आंकड़े का बहुलक 160 है तो x का मान बताइए। यानी कि उल्टा सवाल है मेरे दोस्त। मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 160, तो x का मान बताओ। 160 आपका मोड है, यानी कि मेरे भाई ये रहा 160 मोड। देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। मोड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, कि किसी ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है। अब यहां पे 160 आपका मोड बनना चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों x का मान भी 31 ही आएगा। सेकंड ऑप्शन। मोड का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये मोड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अब अगर यहां पे देखो तो ये जो है आपकी F1, ये आपकी मॉडल क्लास है। इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F0 है, इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 है। अब यहां पे मेरे दोस्तों मॉडल क्लास है और ये इसकी लोअर लिमिट है L, और यही L आपका मोड आ रहा है। अगर ये L ही आपका मोड बन रहा है, लोअर लिमिट जो है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब इसका मान 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब F1 बराबर F0 रहा होगा कि नहीं। हाँ भाई, ये F1 F0 बराबर रहा होगा, यानी कि अगर F0 31 है तो F1 भी 31 ही होगा, 31। और ये आंसर भी होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अगर इसमें मेरे दोस्तों हम 31 मानेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, तो ये 31 मानेंगे तो ये 160, और यहां भी अगर 31 होगा तो ये लोअर लिमिट भी यहां पे 160 हो रही है। तो यानी कि आपका F1 F0 बराबर होना चाहिए इस केस में, क्योंकि लोअर लिमिट को ही आपको मोड बनाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 31 ही लेनी पड़ेगी, बात खत्म। आसान सवाल था ये। फॉर आपको मोड निकालना आना चाहिए, तभी आप एक खटाक से सवाल पेपर में कर पाओगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये मॉक टेस्ट और आज की क्लास समाप्त होती है। देखिए कितने शानदार शानदार मैंने आपको सवाल कराए, गजब के क्वेश्चंस हुए मेरे दोस्त, मजा तो आया होगा जरूर, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट इसी के साथ हमारे हो गए। एक आखिरी 5वां भी मैंने रेडी कर लिया, वो भी मैं रिकॉर्ड करके 1-2 दिन में डाल दूंगा मेरे भाई। मेरी तरफ से काम खत्म होता है। आपको मॉक टेस्ट सवालों का कंपाइलेशन सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को मेरे भाई लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट डाले हुए हैं उनको भी जरूर देखना। धन्यवाद, बाय।